हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे लिटरेरी रैंडम सीरीज का पार्ट 6। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट्स अनइनहैबिटेडली अबाउट हर हिज और हर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। इनमें से कौन ऐसा है जो अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही ओपनली चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। आपके ऑप्शन है मूलराज आनंद, निस्सी इज़ेकियल, कमला दास एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमला दास। कमला दास एक ऐसी राइटर हैं जो इंडियन पोइट्रेस हैं, और इन्होंने अपनी बुक्स में, अपनी राइटिंग्स में, अपनी पोएम्स में अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही अच्छे से कह सकते हैं रिवील किया है। अपने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस कह लीजिए, या फिर उनसे अर्ली मैरिज के बाद जो भी सिचुएशन होती है इनकी लाइफ में, और एज एज अ राइटर और एज अ फेमिनिस्ट, हाउ ही फेल्ट अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट हर सराउंडिंग्स। तो देखते हैं कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। कमला सुरैया, ये इनका जो एज ए बर्थ जो है इनका नाम रहा है कमला सुरैया। 1934 टू 2009 इनका लाइफ स्पैन रहा है। पॉपुलरली नोन बाय हर वन टाइम पेन नेम मधवी कुट्टी, एंड मैरिड नेम जब ये शादी करती हैं तब ये क्या कहलाती हैं, कमला दास। वॉज एन इंडियन पोइट इन इंग्लिश एज वेल एज ऑथर इन मलयालम फ्रॉम केरला। तो इन्होंने बेसिकली मलयालम में बहुत कुछ लिखा है, केरला से बिलोंग करती हैं। हर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी ओरिजिनली पब्लिश्ड इन मलयालम, टाइटल अंते कथा, 1973। इनकी बारे में जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है माई स्टोरी, जो कि ओरिजिनली पब्लिश होती है मलयालम में, यानी कि अपने जो मदर टंग में इन्होंने पब्लिश किया था उस बुक का, उसका ओरिजिनल टाइटल था आंते कथा, जो 1973 में पब्लिश होती है। बाद में क्या होता है, द बुक वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश इन 1976। बाद में इसी किताब को यानी आंते कथा बुक को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके 1976 में पब्लिश किया। इन द बुक यानी स्टोरी में क्या होता है, दास रिकाउंट्स द ट्रायल्स ऑफ हर मैरिज एंड हर पेनफुल सेल्फ अवेकनिंग एज अ वुमन एंड राइटर। इस बुक में इन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया है। ट्रायल्स ऑफ हर मैरिज का मतलब है अपने मैरिज के बाद जो सिचुएशन होती है इनकी लाइफ में, एंड हर पेनफुल सेल्फ अवेकनिंग एज ए राइटर, जब वो ग्रो करती हैं, इवॉल्व करती हैं और एज ए वुमन और एज ए राइटर, तो उन्होंने इस किताब में चीज़ों को काफ़ी कुछ रिवील किया है। कमला मैरिड माधव दास एट द एज ऑफ 15, यानी माधव दास से इनकी शादी होती है जब ये सिर्फ 15 साल की थी। बहुत ही कम एज में इनकी शादी होती है। On 31st May 2009, aged 75, she died at a hospital in Pune after a long battle with pneumonia. 2009 में 75 साल की उम्र में पुणे के हॉस्पिटल में न्यूमोनिया से इनकी डेथ होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु अमंग द फॉलोइंग कंबाइंस एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिक्शन। इनमें से कौन है जिन्होंने अपनी बुक्स में एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिक्शन को अच्छे से कंबाइन किया है, मिक्सअप किया है। आपके ऑप्शन है ए कमला दास, बी मूलराज आनंद, एंड ऑप्शन सी उपमन्यु चटर्जी, एंड ऑप्शन डी अमिताभ घोष। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने अपनी राइटिंग्स में, अपनी वर्क्स में एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिक्शन का एक अच्छा मिश्रण किया है, यानी उन्होंने अच्छे से चीज़ों को दिखाया है। आगे देख लेते हैं क्या है। अमिताभ घोष 1956 में पैदा होते हैं, इज एन इंडियन राइटर, भारतीय नॉवलिस्ट हैं, राइटर हैं। Ghosh's ambitious novel used complex narrative strategies to probe the nature of national and personal identity, particularly of the people of India and South Asia। यानी कि particularly उनके जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो इंडिया और साउथ एशिया से होते हैं। और read the Doon School, देहरादून, and earned a doctorate in social anthropology at the University of Oxford। इन्होंने अपनी डॉक्टरेट थीसिस जो है पूरी कहाँ से की है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से की है। और इनकी जो स्कूलिंग हुई है वो दून स्कूल से, देहरादून में, जो कि वेल नोन और बहुत ही फेमस स्कूल है इंडिया का, वहाँ से इन्होंने अपनी स्कूलिंग की है। घोषेस हिस्टोरिकल फिक्शन इंक्लूड द सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड एक्सेट्रा। यानी इनके जो हिस्टोरिकल फिक्शन है, यानी फिक्शन दैट इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री और सम हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, तो उसमें से आपकी ये घोष बिगेन वर्किंग ऑन द आइबिस ट्रिलॉजी इन 2004। ये बहुत ही कह सकते हैं कि वेल नोन है, और क्योंकि ये यूजीसी वगैरह में आस्क्ड क्वेश्चन है कि इबिस ट्रिलॉजी बिलोंग्स टू विच राइटर, तो ये बिलोंग करती है अमिताभ घोष से। ये 2004 में इन्होंने इस ट्रिलॉजी को शुरू किया था। ट्रिलॉजी का मतलब होता है तीन, यानी नॉवल का जो कलेक्शन होता है 3 नॉवेल्स का, दैट इज कॉल्ड ट्रिलॉजी। तो सेट इन द 1830s, ये इनके ट्रिलॉजी की जो सेटिंग है, जो हिस्टोरिकल सेटिंग है, वो 1830 है, जबकि नॉवल लिखी जा रही है 2004 के बाद। द ट्रिलॉजी कंसिस्ट, यानी इसमें कौन कौन से नॉवेल्स हैं, जो 3 है। सी ऑफ पॉपीज 2008 में आती है, रिवर ऑफ स्मोक 2011 में, एंड फ्लड ऑफ फायर 2015 में ये बुक पब्लिश होती है इनकी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द एक्सप्रेशन विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड बाय। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज एक फ्रेज है, एक्सप्रेशन है, इसको पहली बार
किसने यूज किया था? आपके ऑप्शन है डेविड सिसल, जीके चेस्टरटन, एजी गार्डनर एंड मैथ्यू अर्नोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीके चेस्टरटन ने विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज वर्ड का या एक्सप्रेशन का पहली बार यूज किया था राइटिंग में। देखते हैं क्या है। जीके चेस्टरटन डिवोटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज बुक द विक्टोरियन एज इन लिटरेचर टू एग्जामिन व्हाट ही टर्म्ड द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। तो क्या कह रहे हैं कि जीके चेस्टरटन की जो बुक है उसका नाम है द विक्टोरियन एज इन लिटरेचर, जिसमें इन्होंने उसके फर्स्ट पार्ट में यानी बुक के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या किया था, द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज एक्सप्रेशन का यूज किया था, इसको अच्छे से डिटेल में समझाया था। The age saw the apparent triumph of industrialism and yet also the rise of anti-industrialism. It saw the triumph of capitalism and birth of Marxism. एज की बात हो रही है, एज यानी हम जब भी बात करेंगे विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज की, जाहिर सी बात है विक्टोरियन एज की बात हो रही है, जो कि 1837 से 1900 तक ये एज का टाइम पीरियड रहा है। और इस एज में क्या क्या हुआ, तो एपरेंट ट्रायम्फ ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, यानी विक्टोरियन एज में बेसिकली हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो और क्या है, येट ऑल्सो द एंटी इंडस्ट्रियलिज्म, यानी कि जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता है तो उसके एंटी चीज़ें भी होती हैं, यानी उसका विरोध शुरू होता है। तो विरोध के रूप में आप जानते हैं कि मार्क्सिज्म आया, बहुत सारे जो कैपिटलिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वगैरह उस समय इवॉल्व होनी शुरू हुई। इट वॉज द एज ऑफ डार्विनियन साइंस बट ऑल्सो द एज ऑफ रिजरेक्टेड रिलीजन। अब विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज बेसिकली है क्या, इसको आप ऐसे समझिए कि डार्विनियन साइंस क्या कहता है। डार्विनियन साइंस जो है दैट इज बेस्ड ऑन साइंस, ऑब्वियसली ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो चार्ल्स डार्विन की बुक है, वेल नोन बुक है। इसके बाद यानी बुक के पब्लिकेशन के बाद विक्टोरियन सोसाइटी में एक केओस आ जाता है, एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहुत ही झगड़े वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि रिलीजन जो है वो बहुत ही प्रिडोमिनेंट और डोमिनेंट फोर्स रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। लेकिन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लोगों का विश्वास ये हो गया कि नहीं, गॉड के अलावा कोई चीज़ है, उसका नाम है साइंस। साइंस की वजह से हम डेवलप हुए हैं, हमारे जो फोर फादर्स हैं वो हम बंदरों से, हमारा एक एवोल्यूशन हुआ है और हम धीरे धीरे चार पैर से फिर धीरे धीरे उठना सीखे हैं और हम आज इस पोजीशन में हैं। तो एक जो कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन की सिचुएशन होती है एज में, उसी को हम विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज फॉर व्हाट, कॉम्प्रोमाइज की हमें झगड़ा नहीं करना है, वी शुड नॉट फाइट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, वी शुड बी कॉम्प्रोमाइज, वी शुड कॉम्प्रोमाइज द सिचुएशन कि चलो ठीक है कुछ लोगों का। सो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज एक्चुअल में एक तरह से मीडिएटर का काम करता है बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पैथेटिक फैलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय। पैथेटिक फैलेसी जो फ्रेज है इसको किसने इन्वेंट किया था? आपके ऑप्शन है जॉन रस्किन इन 1856, शेक्सपियर इन 1591, ओलिवर गोल्डस्मिथ इन 1761 एंड कार्लाइल इन 1823। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन रस्किन इन 1856। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड, यानी एक अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट, यानी कि हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें विचार आ रहे हैं वो अनब्रोकन रहें और हम उस चीज़ में चीज़ों को वैसे ही एक ही फ्लो में सोचते रहें, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है एपिफेनी, बी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सी नेगेटिव कैपेबिलिटी एंड ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आगे देखते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज used by William James in his Principles of Psychology 1890। It's a most important information कि इस फ्रेज को पहली बार यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को पहली बार किसने यूज किया? विलियम जेम्स ने, उनकी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो कि पब्लिश होती है 1890 में, टू डिस्क्राइब द अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शन, मेमोरीज, थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द वेकिंग माइंड। इन्होंने इस चीज को डिफाइन किया और बताया कि एक फ्लो चलता है हमारे दिमाग में, एक परसेप्शन क्रिएट होता है, बहुत सारी यादें रहती हैं और उसी चीजों का जो एक कंटिन्यूटी है उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एज अ नैरेटिव डिवाइस इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द मॉडर्निस्ट मूवमेंट, और इसका बहुत अच्छे से मॉडर्न राइटर ने यूज किया है और खास करके वर्जीनिया वुल्फ जैसी राइटर और जेम्स जॉयस जैसे राइटर ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को बहुत ही ज्यादा यूज किया है अपने नॉवेल्स में। द Which drama of Galsworthy deals with the conflict between capitalists and laborers? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, गाल्सवर्दी के किस ड्रामा में आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखता है कैपिटलिज्म वर्सेस लेबर, यानी कि कैपिटलिस्ट वर्सेस लेबरर्स के बीच में? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपके ऑप्शन है स्ट्राइफ, सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज, द स्किन गेम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्राइफ प्ले में, गाल्सवर्दी के स्ट्राइफ प्ले में आपको ये कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है कैपिटलिस्ट वर्सेस लेबरर्स का। स्ट्राइफ इनका प्ले है, पब्लिश होता है 1909 में, इज ए 3 एक्ट प्ले। ये कितने एक्ट का है? तो 3 एक्ट का प्ले है और जिसको लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने प्ले की। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फॉल डैश यानी फिल इन द ब्लैंक्स करना है इन 1453 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस इन यूरोप।
चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक इन द अबव सेंटेंस। आपको ये भरना है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है बैसिल, द रोमन एम्पायर, द स्पेनिश आर्मडा एंड कॉन्स्टेंटिनोपल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि होता कब है 1453 में। मार्क द बिगिनिंग ऑफ रेनेसेंस इन यूरोप, यानी कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद ही पुनर्जागरण की शुरुआत होती है यूरोप में, इससे पहले ये नहीं आया था। तो 1453 एक जो है कह सकते हैं एक ब्रेक थ्रू है, एक ऐसा इंसिडेंट होता है इस एज में, इस साल में, जिसके बाद रेनेसेंस का आगमन होता है यूरोप में, खास करके इंग्लैंड में। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, प्रेजेंट डे इस्तांबुल, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पुराने समय में कहलाता था और आज के समय में इस्तांबुल जो टर्की में है। Also known as the conquest of Constantinople was the capture of capital by the Byzantine Empire by the Ottoman Empire। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमन एम्पायर जो होता है उन्होंने बाइजेंटाइन यानी कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने के बाद जो है यहाँ से बहुत सारे राइटर, जो कॉन्स्टेंटिनोपल के बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, थिंकर्स थे, वो ऑटोमन एम्पायर वहाँ जब जीत जाता है तो वो अपनी किताबें, अपने जो बहुत सारी कीमती बुक्स वगैरह भी लेके वो यूरोप की तरफ भागते हैं। तो यानी टर्की से उनका आगमन किधर होता है, यूरोपीय कंट्रीज की तरफ होता है, जहाँ पे वो जाके बसते हैं, खास करके इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड इंग्लैंड में उनका फिर धीरे धीरे एक फ्लो चलता रहता है। तो ऑटोमन एम्पायर के जीतने के बाद ही 1453 में, इसके बाद ही एक तरह से राइटर्स का यूरोप की तरफ जाना होता है और वहीं से कहलाती है रेनेसेंस की शुरुआत। द अटैक नंबर 8 है, द स्पेनिश आर्मडा वाज डिफीटेड इन द ईयर। स्पेनिश आर्मडा के डिफीट होने का ईयर कौन सा है, 1587, 1568, 1588 एंड 1590। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1588 में स्पेनिश आर्मडा की डिफीट होती है। ये क्या है देखते हैं। द स्पेनिश आर्मडा ऑफन नोन एज इनविंसिबल आर्मडा, यानी स्पेनिश आर्मडा को, स्पेन की जो जहाजों के बेड़े को, यानी जहाजों का एक बहुत बड़ा समूह था, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेनिश आर्मडा कहते हैं। और इसको कहा जाता है इनविंसिबल, यानी कि कभी ना, जिसको कोई ना हरा सके, और जे जिसको कह सकते हैं, और द इंटरप्राइज ऑफ इंग्लैंड इसको कहा जाता था। इट वॉज अ स्पेनिश फ्लीट, और ये एक्चुअल में क्या था, एक स्पेनिश फ्लीट था, जहाजों का एक समूह था। सेल्ड फ्रॉम लिस्बन, जो चलता है ना, लिस्बन से चलता है, लेट में 1588 को चलना शुरू होता, कमांडेड बाय अलोंसो डी गुजमैन, ड्यूक ऑफ मेडिना सोलिडिनिया, एन एरिस्टोक्रेट विदाउट प्रीवियस नेवल एक्सपीरियंस, अपॉइंटेड बाय फिलिप सेकंड ऑफ स्पेन। यानी स्पेन के राजा जो थे फिलिप सेकंड, उन्होंने क्या किया था कि अलोंसो डी गुजमैन को अपना एक कह सकते हैं कि आर्मी कमांडर बनाकर और जहाज़ों का एक बहुत ही बड़ा समूह भेजा था स्पेन से इंग्लैंड की तरफ, ताकि वो जाएं, और इंग्लैंड की महारानी उस समय कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो वहाँ पे उन्होंने ये चाहा कि ये जाएं और उन पे अटैक करें, उनके नेवल यानी नेवी आर्मी को वो डिफीट करें और जाके वहाँ पे वो कब्जा करें, ताकि स्पेन का कब्जा भी इंग्लैंड के थ्रोन पे हो जाए। बट टू सेल अप टू इंग्लिश चैनल, ज्वाइन विद द ड्यूक ऑफ Parma in Flanders and escort an invasion force that would land in England and overthrow Queen Elizabeth I, यानी क्वीन ऑफ ब्रिटेन, जिसका मेन मकसद था इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ को थ्रोन से अलग करना, यानी उनको हराना, डिफीट करना और वहां शासन करना स्पेन का। The Spanish Armada was a fleet of warship belonging to King Philip of second of Spain, consisting of 130 ships। और इस पूरे फ्लीट में, यानी जो जहाजों का एक समूह था, इसमें कितना 130 जहाजें थी, 30,000 ट्रुप्स, यानी 30,000 30,000 ट्रुप्स थे, और गन उनके पास उस समय थी जो बताया जाता है 2,500 यानी 2,500 समथिंग उनके पास गन्स थी। इतनी चीजें उनके पास, एम्यूनेशंस या मैन पावर कह लीजिए, वो सारा कुछ वो लेके इंग्लैंड की तरफ बढ़े थे, ताकि वो हरा दें। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, विच ऑफ डिकिंस नॉवल दैट ओपन्स विद वर्ड्स इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। यानी डिकिंस के किस नॉवल में ये सेंटेंस आता है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। आपके ऑप्शन है ए टेल ऑफ टू सिटीज, ऑलिवर ट्विस्ट, पिकविक पेपर्स एंड हार्ड टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए टेल ऑफ टू सिटीज में इस कोटेशंस की शुरुआत होती है, कोटेशंस आता है। दिस फेमस कोटेशन इज फ्रॉम चैप्टर 1 द पीरियड, यानी कि इस नॉवल टेल ऑफ टू सिटीज का चैप्टर 1 क्या है, द पीरियड है ऑफ चार्ल्स डिकन्स फेमस नॉवल टेल ऑफ टू सिटीज, जो पब्लिश होता है 1859 में। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वाज द एपो ऑफ बिलीफ, इट वाज द एपो ऑफ इनक्रेडुअलिटी। ये फ्रेज जो है फर्स्ट चैप्टर में चार्ल्स डिकन्स ने कहा है या बताया है। इट इज अ हिस्टोरिकल नॉवल, यानी अ टेल ऑफ टू सिटीज क्या है, एक हिस्टोरिकल नॉवल है। द प्लॉट सेंटर्स ऑन द ईयर्स लीडिंग अप टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी ये हिस्टोरिकल नॉवल है, तो जाहिर सी बात है किस हिस्ट्री पे बेस्ड है, हिस्टोरिकल इंसिडेंट पे, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बेस्ड है, जो कि 1789 में होता है, वहाँ पे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, यानी कि आप दो देशों के बीच जो है चीज़ें होती हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। द प्लॉट सेंटर्स ऑन ईयर लीडिंग अप टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1789 की बात हो रही है। सेट इन लंदन एंड पेरिस, यानी कि लंदन इंग्लैंड और फ्रांस यानी पेरिस से
दोनों चीजों को लिया गया है, दो सिटीज। टेल ऑफ टू सिटीज का मतलब है एक वन सिटीज इज लंदन एंड सेकंड वन इज पेरिस। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टू मैन, ये कहानी जो है इस नॉवेल में दो लोगों की कहानी है जिसका नाम क्या है, चार्ल्स डार्नी एंड सिडनी कार्टर। ये दो ऐसे मेल प्रोटैगनिस्ट है कह लीजिए या कैरेक्टर हैं जिनके बारे में कहानी है चार्ल्स डिकेंस की। Which Dickens novel attacks the New Poor Law of 1834 in the opening chapters? डिकेंस के किस नॉवेल में न्यू पुअर लॉ 1834 का जिक्र है यानी मेंशन है? आपके ऑप्शन है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट एंड डॉम्बी एंड सन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओलिवर ट्विस्ट में न्यू पुअर लॉ 1834 को चार्ल्स डिकेंस ने मेंशन किया है।